हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर क्लास 9th चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग द कंप्यूटर इसकी सेकंड पार्ट की वीडियो लेकर आप लोगों के पास आया हूं। चैप्टर एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने पार्ट 1 की वीडियो बनाई है। पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, इन सब के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। जिन लोगों ने अभी मेरी पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी, वो सबसे पहले पार्ट 2 वाली वीडियो देखने से पहले चैप्टर 1 की पार्ट 1 वाली वीडियो ज़रूर देख लें, तभी आपको समझ में आएगा। और साथ के साथ मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, फटाफट जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको सारी की सारी वीडियो बिना नोटिफिकेशन यानी जल्दी से जल्दी मिल सकें। सारे के सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, इसीलिए सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने पहली वीडियो में ये इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये 3 पार्ट मैंने पढ़ाए थे। आज वाले पार्ट में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। तो कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर में मैं आप लोगों को यहां से शुरू करता हूं। कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट हमारे होते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं बच्चों, जैसे हमारी पूरी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी के मेजर पार्ट्स हैं, इसी तरीके से हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कोई ना कोई एक क्रम में चलता है। आज हम उस क्रम को समझेंगे, आज हम कंप्यूटर के कंपोनेंट को समझेंगे। अब इसमें हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है अ कंप्यूटर एज यू नो इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। जैसा कि हम लोगों को पता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट परफॉर्म्स 4 बेसिक फंक्शंस। जो हमारा कंप्यूटर है वो बच्चों 4 बेसिक फंक्शंस पे काम करता है। उसके कौन कौन से बेसिक फंक्शंस हैं? सबसे पहला फंक्शन है उसका इनपुट, दूसरा फंक्शन है उसका प्रोसेसिंग, तीसरा फंक्शन है उसका आउटपुट और इंफॉर्मेशन, और चौथा फंक्शन है उसका स्टोरेज। ये 4 मेन फंक्शन हैं। इन्हीं 4 मेन फंक्शन पर हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। सबसे पहले मैं आपको ये सारी चीज़ समझाने से पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये 4 फंक्शन आपको समझाना चाहता हूँ। मान के चलिए आपके पास आपके पास गेहूं पीसने वाली चक्की है। गेहूं पीसने वाली चक्की को कुछ देर के लिए आप कंप्यूटर मान लीजिए। उस कंप्यूटर का काम ये है कि जो भी गेहूं आएंगे उसको पीस करके वो आटे में कन्वर्ट कर देगी। अब वो जो चक्की है, चक्की में सबसे पहले आप गेहूं डालेंगे। जब आप गेहूं डालेंगे तो वो गेहूं जो है वो पिसना शुरू होगा, यानी जो चक्की है, चक्की के दोनों पार्ट आपस में रगड़ना शुरू होंगे और रगड़ने के बाद वो गेहूं को पीसना शुरू करेंगे। गेहूं पीसने के बाद एक जगह से जो चक्की का मुंह है उसमें से पिस करके गेहूं आटे के रूप में बाहर आएंगे और उस आटे को आप एक किसी कट्टे में कलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो प्रोसेस मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया, सेम यही प्रोसेस हमारे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर का प्रोसेस है। यह कंप्यूटर का प्रोसेस है। देखिए, जिस तरीके से आपको अगर आटा चाहिए था तो सबसे पहले आपने गेहूं को डाला। गेहूं को डालने का मतलब ये हुआ कि आपने चक्की में इनपुट करा। तो यहाँ पे इनपुट का मतलब क्या हुआ? इट रिसीव्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर। कंप्यूटर में अगर आपको कोई भी काम कराना है तो सबसे पहले कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। जब आप कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शन देते हो तो ये प्रोसेस आपका इनपुट कहलाता है। आगे हम बात करते हैं, जिस तरीके से हमारे चक्की के दोनों पार्ट गेहूं को पीस रहे हैं, इसी तरीके से जो हमने डाटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए हैं, अब कंप्यूटर ने उनकी प्रोसेसिंग करना शुरू कर दी है। तो पहले नंबर का जो प्रोसेस होता है वो इनपुट कहलाता है, दूसरे नंबर का जो प्रोसेस होता है वो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कहलाता है, और तीसरे नंबर का जो प्रोसेस है वो है आउटपुट, क्योंकि अब हमारा इनपुट हो गया, इनपुट मिलने के बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई।
और प्रोसेसिंग होने के बाद अब कंप्यूटर का काम क्या है? कंप्यूटर का काम ये है आउटपुट को प्रोवाइड करे। इसी तरीके से कंप्यूटर ये तीन अपने बेसिक फंक्शंस इस्तेमाल करता है। पहला हो गया इनपुट, दूसरा हो गया प्रोसेसिंग और फिर तीसरा हो गया आउटपुट। जब ये तीनों फंक्शंस हमारे परफॉर्म हो जाते हैं कंप्यूटर के, फिर लास्ट में जो आउटपुट आता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको हमें कहीं ना कहीं स्टोर भी करना पड़ता है, और ये चौथा जो फंक्शन है वो स्टोरेज से रिलेटेड है। तो ये तो थे आपके चार फंक्शंस। इसी तरीके से अगली वाली लाइन ये है, टू परफॉर्म दीज फंक्शंस अ कंप्यूटर सिस्टम मस्ट हैव द फॉलोइंग बेसिक कंपोनेंट। बच्चों ये जो चारों फंक्शंस हैं, इन चारों फंक्शंस को करने के लिए कंप्यूटर के लिए आपको चार कंपोनेंट की ज़रूरत है। वो कौन कौन से कंपोनेंट? पहला है आपका इनपुट यूनिट, दूसरा है आपका प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा है आपका आउटपुट यूनिट और चौथा है आपका स्टोरेज यूनिट। अब जितनी बात अभी मैंने कुछ देर पहले समझाई वो बात मैं आपको इन सारी यूनिटों से रिलेटेड सिखाता हूँ। देखो बेटा, इनपुट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके द्वारा हम कंप्यूटर तक अपने इंस्ट्रक्शंस और डाटा पहुंचा सकें। तो जिस भी माध्यम से या जिस भी डिवाइस से आप कंप्यूटर तक अपना डाटा पहुंचाते हैं वो आपकी इनपुट यूनिट होती है। बात आ गई समझ में? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस डिवाइस के थ्रू या जिस उपकरण के थ्रू आप कंप्यूटर तक अपना डाटा और इंस्ट्रक्शन पहुंचाते हो वो इनपुट डिवाइस कहलाती है या फिर वो इनपुट यूनिट कहलाती है। इसी तरीके से जिस डिवाइस के थ्रू आप कंप्यूटर में प्रोसेसिंग करते हैं वो आपकी प्रोसेसिंग यूनिट कहलाती है। इसी तरीके से जिस डिवाइस के थ्रू या जिस यूनिट के थ्रू आप कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं या कंप्यूटर आउटपुट शो करता है वो आपका आउटपुट यूनिट कहलाता है। इसी तरीके से जिस डिवाइस में या फिर जिस भी यूनिट में हमारा डाटा स्टोर होता है वो आपका स्टोरेज यूनिट कहलाता है। आई थिंक ये आप लोगों को सबको बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से कंप्यूटर का एक आईपीओ साइकिल भी होता है। बच्चों इसको बहुत ध्यान से याद कर लेना, ये ज़रूर मैं 1 नंबर में दूंगा आपके क्वेश्चन पेपर में। क्या है? द कंप्यूटर बेसिकली वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल का मतलब सबसे पहले इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट। ये आईपीओ साइकिल आप ज़रूर याद रख लीजिए। आईपीओ साइकिल के ही थ्रू हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। सबसे पहले कंप्यूटर इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद कंप्यूटर प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो ये आईपीओ साइकिल बहुत ज़रूरी है और आपको याद रखना है। आई थिंक कुछ बच्चों को याद हो भी गया होगा। सबसे पहले इनपुट, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग और फिर प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उन्होंने दिखाया है सबसे पहले डाटा का इनपुट होगा, उसके बाद कंप्यूटर जो है वो उस डाटा को, जो डाटा इनपुट करा गया है उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस के बाद वो हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इंफॉर्मेशन क्या होगी? एक तरीके से आउटपुट की ही तरह होगी। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने सीखा कि कंप्यूटर सिस्टम जो है मेनली एक तरीके से 4 पॉइंट्स पे काम करेगा। सबसे पहले इनपुट यूनिट, उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, सीपीयू जो है एक हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके बाद आउटपुट यूनिट, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी यानी स्टोरेज यूनिट। अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत डीपली पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट यूनिट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, इनपुट यूनिट क्या है? हम सबको ये बात पता होना चाहिए कि इनपुट यूनिट क्या है। जैसा अभी मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि जिस भी डिवाइस के थ्रू या जिस भी यूनिट के थ्रू आप कंप्यूटर तक अपना डाटा पहुंचाते हैं वो हमारी इनपुट यूनिट कहलाती है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, अ कंप्यूटर मस्ट हैव एन इनपुट यूनिट थ्रू विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस कैन बी एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर से काम कराने के लिए हम लोगों को इनपुट यूनिट के थ्रू कंप्यूटर तक अपना डाटा
और इंस्ट्रक्शंस पहुंचाना होता है। हमारे पास वेरियस इनपुट डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर मेक अप इट्स इनपुट यूनिट। बच्चों, हम लोग इनपुट देने के लिए अपने कंप्यूटर में कई तरह की डिवाइसेस को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। वो सारी डिवाइसेस जो हैं इनपुट यूनिट कहलाती हैं। मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज्ड विद द कंप्यूटर इज कीबोर्ड। जनरली हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो डाटा अपना इनपुट करते हैं कंप्यूटर में वो किसके माध्यम से करते हैं? वो कीबोर्ड के माध्यम से करते हैं। माउस इज अनदर कॉमन इनपुट डिवाइस दैट वी यूज टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर। एक तरफ कीबोर्ड हो गया, दूसरी तरफ माउस भी जो है वो एक दूसरा कॉमन इनपुट डिवाइस है जिसको हम लोग जनरली कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और भी इनपुट डिवाइसेस हैं, एक एक करके मैं आप सभी को समझाता हूँ। देयर आर मैनी अदर इनपुट डिवाइसेस। कई सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। कैसे कैसे हैं? जैसे आपका स्कैनर हो गया। स्कैनर से तो आप सभी लोग जानते होंगे। स्कैनर जो आपकी पिक्चर को स्कैन करके कंप्यूटर में सेव करता है, वो एक तरीके से इनपुट डिवाइस का काम करता है। वेब कैमरा आप लोग देखते होंगे लैपटॉप के सबसे ऊपर स्क्रीन पर एक छोटा सा कैमरा होता है, वो हमारा एक तरीके से वेब कैमरा ही हो गया। या फिर अगर आप कंप्यूटर सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर सिस्टम पे अलग से एक कैमरा ऊपर की तरफ लगाया जाता है, उसको हम लोग वेब कैमरा कहते हैं। देखिए ये वेब कैमरे का फोटो है, ये देख रहे हैं ना आप, ये वेब कैमरे का फोटो है। स्कैनर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ये आपका वेब कैमरा होगा। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। अब बहुत से बच्चे कहते होंगे या बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि ये जॉयस्टिक क्या है। देखिए बच्चों, जॉयस्टिक ये है, अगर आप लोगों को याद होगा कि आप लोग टेकन 3 गेम खेलते होंगे, वो कॉइन वाला, वो दुकानों पे जाकर के 1 रुपए का कॉइन या 2 रुपए का कॉइन आप लोग लेते होंगे और उससे जब आप टेकन 3 गेम खेलते होंगे तो एक वो स्टिक सी होती है। स्टिक को आप ऊपर करेंगे तो जो पॉल है, नीना है या वो टाइगर है, वो सारे जो भी आपके करेक्टर हैं गेम्स के, वो ऊपर उछलते होंगे या वो दौड़ते होंगे या वो झुकते होंगे। तो आप ये जो जॉयस्टिक वाली स्टिक है ना, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है, इसी के द्वारा आप उनको आगे पीछे करते हैं। तो ये एक तरीके से इनपुट का ही काम करती है। जॉयस्टिक समझ में आ गया। डिजिटल कैमरा भी हमारा इनपुट डिवाइस है। वो आपका फोटो खींचता है ना, तो कैमरा भी आपका जो है डिजिटल कैमरा जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। एक अगला है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, MICR। इसका काम बैंकों में होता है। इसको मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन आप इसकी फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लीजिए। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर एंड माइक्रोफोन जिसके द्वारा आपकी आवाज़ कंप्यूटर तक सेव होती है। जैसे अभी मैंने माइक्रोफोन लगा रखा है जिससे मेरी आवाज़ अच्छी तरीके से आप लोगों तक पहुँचे सेव होकर। तो ये सारी की सारी जो हैं वो क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। कौन कौन सी इनपुट डिवाइस? एक बार सभी पर नज़र रख लीजिए। स्कैनर हो गया, वेब कैमरा हो गया, जॉयस्टिक हो गई, डिजिटल कैमरा हो गया और MICR हो गया और माइक्रोफोन हो गया। सभी बच्चों को ये सारी की सारी याद हो गई? एक बार फिर से पढ़ लीजिए। स्कैनर, वेब कैमरा, जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा, MICR यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर और माइक्रोफोन। आप लोगों से ये टेस्ट में पूछूंगा, याद जरूर कर लीजिएगा। आगे, दीज इनपुट डिवाइसेस अलाउ अस टू एंटर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा इनटू द कंप्यूटर। बच्चों, हम इन्हीं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर तक अपना डाटा पहुंचाते हैं। बेसिक टास्क ऑफ इनपुट डिवाइस is not only to let user enter data into the computer but also convert data into digital format or in the form of electric pulses so that computer can understand it and work on it। बेटा इस लाइन को समझने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। हमारा कंप्यूटर आज भी केवल बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, या फिर हमारा कंप्यूटर सिस्टम आज भी
केवल मशीन लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। मशीन लेवल लैंग्वेज का दूसरा नाम ही बाइनरी लैंग्वेज है। बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 केवल 2 डिजिटों से बनी हुई होती है। लेकिन अब आजकल हम लोग 0 और 1 पे तो काम नहीं कर रहे, आजकल हम लोग बहुत एडवांस लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। इसके लिए ही हम लोगों ने क्या काम करा, इसके लिए हम लोग तरह तरह की डिवाइसेस यूज़ करते हैं और तरह तरह की डिवाइसेस यूज़ करके हम इनपुट के माध्यम से, इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम अपना डाटा स्टोर कराते हैं कंप्यूटर तक। अब ये जो जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस केवल हमारा डाटा ही इनपुट नहीं करती, बल्कि इस डाटा को कंप्यूटर के फॉर्मेट के हिसाब से जिसमें कंप्यूटर समझ सकता है उसमें ये कन्वर्ट भी करती हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो है बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर, तो ये क्या काम करेगा, ये इनपुट तो करेगा ही करेगा, साथ में कन्वर्ट डाटा इनटू डिजिटल फॉर्मेट। उसके बाद ये सीयू की मदद से या और किसी ऑपरेशंस की मदद से डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा या फिर इलेक्ट्रिक पल्सेस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, जिससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम इसको आराम से समझ सके और इस पर कार्य कर सके। दिस इज बिकॉज ऑल डिजिटल कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी डाटा। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी हमारे डिजिटल कंप्यूटर हैं ये केवल और केवल कौन सा डाटा अंडरस्टैंड करते हैं, बाइनरी डाटा अंडरस्टैंड करते हैं, या फिर दूसरी शब्दों में बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं। और बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 इन दोनों का ही कलेक्शन और कॉम्बिनेशन होता है। इनपुट डाटा कैन बी बोथ डाटा और इंस्ट्रक्शंस। जो भी डाटा हम इनपुट करते हैं वो आपका डाटा भी हो सकता है, यानी जो भी हम इनपुट करते हैं वो आपका डाटा भी हो सकता है, या फिर आपका इंफॉर्मेशन या फिर आपका इंस्ट्रक्शंस भी हो सकता है। आई होप आपको इनपुट यूनिट पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। इनपुट यूनिट का एक छोटा सा रिव्यू और लेता हूं, यानी इनपुट यूनिट एक ऐसी यूनिट है जिसके द्वारा आप कंप्यूटर तक अपना डाटा और इंस्ट्रक्शंस पहुंचा सकते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, जैसे माउस हो गया, जैसे स्कैनर हो गया, जैसे जॉयस्टिक हो गई, जैसे वेब कैमरा हो गया। आई होप आप लोग इनपुट यूनिट को ढंग से समझ गए होंगे। अब अगला नंबर जो आता है वो आता है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट एक ऐसी यूनिट है जो कंप्यूटर में पूरी की पूरी प्रोसेसिंग करती है। प्रोसेसिंग यूनिट हमारे कंप्यूटर में केवल एक ही है जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं। टू प्रोसेस, अब देखो बेटा हमारा डाटा इनपुट तो हो गया। अभी हमने ऊपर आपको एक साइकिल बताई थी, साइकिल में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारा डाटा इनपुट होगा, इनपुट होने के बाद अब हमारा डाटा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो अब सब इनपुट यूनिट के थ्रू हमने अपना डाटा इनपुट तो करा लिया। अब बात आ रही है प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग कौन करेगा, तो प्रोसेसिंग कौन करेगा, प्रोसेसिंग करेगा प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसमें लिखा हुआ है टू प्रोसेस द इनपुट डाटा और टू वर्क ऑन द इनपुट डाटा कंप्यूटर मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सीपीयू। जो भी डाटा हमने इनपुट करा है या फिर जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस इनपुट करे हैं, उन सारे इनपुट डाटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर के पास सीपीयू का होना अति आवश्यक है। सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है कि विच डिवाइस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। आपको बताना है सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट हैज़ टू मेन पार्ट। प्यारे बच्चों, सीपीयू के भी दो मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी एएलयू, और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। कहने का मतलब जो सीपीयू है उसके दो मेन पार्ट होते हैं, पहला एएलयू और दूसरा सीयू। एएलयू, अब देखो अब हम इनके दोनों के जो पार्ट हैं एएलयू और सीयू, इन दोनों के पार्टों को हम बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। एएलयू का काम क्या है? एएलयू जो है
जितने भी कंप्यूटेशनल काम होंगे, चाहे लॉजिकल ऑपरेशन हो चाहे अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो, वो सारे के सारे काम कौन करेगा? एएलयू काम करेगा। यानी जो कैलकुलेटर से रिलेटेड काम है, जो कैलकुलेटर जैसा काम है, वो सारा का सारा कौन करेगा? एएलयू करेगा। और सीपीयू क्या काम करेगा? सीपीयू कंट्रोल एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ डाटा, इंस्ट्रक्शंस, इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। बच्चों, जो सीयू है इसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। यानी सीयू की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल यूनिट। ये हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करेगा। पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने के साथ साथ जो भी हमारा डाटा है उसको रेगुलेट करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा। यानी सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो सीपीयू में सीयू लेगा। बच्चों, सीयू जो है वो आपका एक तरीके से मैं आपको बता दूं, जैसे ट्रैफिक कंट्रोलर होता है ना, बड़े बड़े शहरों में जो चौराहे पर जो ट्रैफिक पुलिसमैन होता है वो सारा काम क्या करता है? वो पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल करता है कि कहाँ से गाड़ी को आना है, कहाँ गाड़ी को छोड़ना है, किधर का ट्रैफिक को खोलना है, किधर के ट्रैफिक को बंद करना है, जिससे कि एक्सीडेंट ना हो जाए और पूरा जो रोड है वो फ्री रहे, कोई भी ट्रैफिक ना रहे। इसी तरीके से हमारा जो सीयू है, सीयू भी बिल्कुल सेम काम करता है हमारे कंप्यूटर में। तो आई थिंक आपको प्रोसेसिंग यूनिट भी समझ में आ गया होगा। यानी प्रोसेसिंग यूनिट सबसे मुख्य यूनिट है जो इनपुट डाटा को प्रोसेस करता है। यानी हमने अब 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए। पहला हमारा इनपुट यूनिट हो गया, दूसरा हो गया हमारा प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पे तीसरा इन्होंने यहाँ पे जो प्राइमरी स्टोरेज दे रखा है, अब ज़रा इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, प्राइमरी स्टोरेज यानी एक स्टोरेज से रिलेटेड हमारी बात आ गई। कंप्यूटर नीड अ मेमोरी स्पेस टू स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स वाइल प्रोसेसिंग द डाटा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब हमारा इनपुट होता है, इनपुट के बाद जब हमारा डाटा प्रोसेस होता है, तो डाटा प्रोसेसिंग के दौरान हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कुछ मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है, कुछ मेमोरी स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। तो वो सारा जो मेमोरी स्पेस जो मिलेगा वो सब कहाँ से मिलेगा? प्राइमरी स्टोरेज के माध्यम से हमको मिलेगा। इट ऑल्सो नीड्स सम मेमोरी स्पेस टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग और आउटपुट। बेटा, प्रोसेसिंग के लिए भी स्पेस चाहिए और मेमोरी स्पेस और किसके लिए चाहिए? जो रिजल्ट प्रोसेसिंग के बाद आया है या जो आउटपुट आया है उसको स्टोर करने के लिए भी हमें कुछ मेमोरी की आवश्यकता होती है। दिस मेमोरी स्पेस इज प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। ये जो हमारा मेमोरी स्पेस है कौन प्रोवाइड करता है हमें? ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू हमको मिलता है। डू यू नो व्हाट द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर? आपको पता है कि जो कंप्यूटर का जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस है आखिर वो क्या है? आखिर उसे किसे क्या कहते हैं? इट इज़ नन एज रैम। ये रैम होता है। रैम की फुल फॉर्म हो गई रैंडम एक्सेस मेमोरी। बच्चों, यानी प्राइमरी स्टोरेज कौन है? प्राइमरी स्टोरेज है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी एक मेमोरी का एक पार्ट होता है, लेकिन ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस है। You will learn about it in the next chapter where we will discuss various components and devices of the computer in detail. हम सब इसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जहाँ पर हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस है उसका दूसरा, उसको हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और इसको हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं। किसकी मेन मेमोरी कहते हैं? कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहते हैं। बच्चों, इसको हम लोग इंटरनल मेमोरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मेमोरी होती है कौन सी वाली? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस या फिर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारे कंप्यूटर के इंटरनली फिक्स होती है। यानी ये कंप्यूटर में अंदर ही फिक्स होती है, मदरबोर्ड में जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी।
और इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर और मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। अब जो आपकी सेकेंड लास्ट है वो है आउटपुट यूनिट। यानी हमने क्या क्या सीखा, हमने सबसे पहले डाटा को इनपुट करना सीखा। इनपुट डाटा के बाद हम लोगों ने प्रोसेसिंग यूनिट सीखी। अब हम लोग सीखते हैं आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में बच्चों क्या होता है, आउटपुट यूनिट में डाटा प्रोसेसिंग के बाद जब डाटा हमारा प्रोसेस हो जाता है तो फिर हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो जिस भी डिवाइस के थ्रू या जिस यूनिट के थ्रू हमारा कंप्यूटर सिस्टम आउटपुट शो करता है उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं या फिर हम लोग उसको आउटपुट यूनिट कहते हैं। अब देखो, अब पढ़ो, द डाटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 और इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। अब देखो, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कंप्यूटर हमारा केवल बाइनरी डाटा को ही अंडरस्टैंड करता है। तो इनपुट के माध्यम से हमने क्या काम करा, इनपुट यूनिट के माध्यम से हमने अपने डाटा को इनपुट करा और इनपुट होने के बाद वो डाटा बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट इसीलिए हुआ क्योंकि हमारा कंप्यूटर केवल बाइनरी डाटा को ही अंडरस्टैंड करता है। अब जब हमारा डाटा इनपुट हो गया 0 और 1 की फॉर्म में और कन्वर्ट भी हो गया, उसके बाद इट नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म विच ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड। बेटा, अब जब डाटा हमारा प्रोसेस हुआ 0 और 1 की फॉर्म में और अगर वो ऐसे ही हमारे सामने आउटपुट में आ जाए तो क्या हम लोग उसको पढ़ पाएंगे, क्या हम लोग उसको समझ पाएंगे? तो अब जो 0 और 1 की फॉर्म में जो डाटा हमारा प्रोसेस हुआ है वो उसको कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत है, जिससे ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जिससे ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सके। दिस जॉब इज डन बाय द आउटपुट डिवाइस अटैच्ड टू द कंप्यूटर। ये काम किसका है? ये काम पूरा का पूरा आउटपुट डिवाइस का है। आउटपुट डिवाइस क्या काम करेगी? आउटपुट डिवाइस जो भी प्रोसेस हुए डाटा है यानी 0 और 1 है उसको बेटा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में भी कन्वर्ट करेगी और कन्वर्ट करने के बाद हमको आउटपुट शो करेगी। आउटपुट डिवाइसेस कन्वर्ट बाइनरी आउटपुट इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द यूज़र एंड देन डिस्प्ले इट टू द यूज़र। ये वही लाइन है जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले समझाई थी। आउटपुट डिवाइस बाइनरी आउटपुट को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा जिससे कि यूज़र समझ सके। अब यूज़र कौन हुआ? जो कंप्यूटर को चला रहा होता है उसको हम लोग यूज़र कहते हैं। जैसे इस समय मैं कंप्यूटर को चला रहा हूँ तो मैं यूज़र हूँ, अगर मेरे बाद आप बैठ जाओगे तो आप यूज़र होगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब क्या हुआ? अब साहब आउटपुट डिवाइस आपके डाटा को प्रोसेस करेगी, प्रोसेस करने के बाद जो डाटा प्राप्त हुआ उसको वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आपको शो भी करेगी, डिस्प्ले टू इट टू द यूज़र। विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी जो मॉनिटर होते हैं, मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? BDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, प्लॉटर, ये जो हैं वो सारे के सारे आउटपुट डिवाइस हैं। बच्चों, अब यहाँ पे मॉनिटर को तो आप लोग जानते हैं, जो टीवी की तरह होता है दिखने में उसको हम लोग मॉनिटर कहते हैं। प्रिंटर को भी आप जानते हैं, प्रिंटर जो हमको प्रिंटेबल फॉर्म में आउटपुट देता है उसको हम लोग प्रिंटर कहते हैं। प्लॉटर जो बड़े बड़े प्रिंट आउट निकालता है उसको हम लोग प्लॉटर कहते हैं। बेटा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिंटर एंड प्लॉटर? प्रिंटर और प्लॉटर इन दोनों में क्या अंतर है? तो जो छोटे छोटे प्रिंट निकाले वो प्रिंटर। अब जैसे अपने यहाँ पे अपने स्कूल में जो आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह मिलते हैं, जो क्वेश्चन पेपर हैं या जो फोटो स्टेट वाले पेपर हैं, ये सारे किसके द्वारा निकलते हैं? प्रिंटर के द्वारा निकलते हैं। और जो बड़े बड़े होल्डिंग्स हैं आप लोग चौराहे पर देखते होंगे, जैसे दीपावली की शुभकामनाएं, नेताजी के बड़े बड़े फ़ोटो और होल्डिंग्स जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी फ्लेक्सीज होती हैं, वो सब किसके द्वारा निकलते हैं? वो सब प्लॉटर के द्वारा निकलते हैं। तो बच्चों, प्रिंटर या प्लॉटर हमको आउटपुट ही तो शो करते हैं, ये तो इसलिए इनका नाम हमने किस में रखा? आउटपुट यूनिट में रखा।
और प्रिंटर हो गए, प्लॉटर हो गए, और आपके मॉनिटर हो गए, और आपका स्पीकर हो गया। ये सारे के सारे जो हैं वो आउटपुट यूनिट हैं। इन सब को हम लोग अगले चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। अब आपका जो लास्ट है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट में मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि स्टोरेज यूनिट के माध्यम से आप जो प्रोसेस हुआ डाटा है और जो आउटपुट हुआ डाटा है उसको आप स्टोर करेंगे। तो स्टोरेज यूनिट कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। बेटा मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है। ऐसी मेमोरी जिसको आप बाहर से कंप्यूटर में फिक्स करते हो वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। जैसे पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव आप बाहर से लगाते हो, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। क्यों? क्योंकि पेन ड्राइव भी तो डाटा को स्टोर करती है। पेन ड्राइव भी डाटा को स्टोर नहीं करती है? करती है। इसलिए पेन ड्राइव भी कैसी हो गई? सेकेंडरी मेमोरी हो गई। डीवीडी और सीडी ये भी आपकी डाटा को स्टोर करते हैं। देखते नहीं हो सीडी में पूरी पूरी पिक्चरें होती हैं, डीवीडी में 3-3, 4-4 पिक्चरें एक साथ होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं डाटा को स्टोर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इनको स्टोरेज यूनिट के अंदर रखते हैं। दीज डिवाइसेज आर यूज टू स्टोर द आउटपुट ऑफ द प्रोसेसिंग परमानेंटली फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये जो जितनी भी डिवाइसेस मैंने आपको बताई, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, पेन ड्राइव हो गई, ये सारी डिवाइसेस जो हैं आपके डाटा को स्टोर करेंगी और आपके आउटपुट को भी स्टोर करेंगी। कैसे करेंगी? परमानेंटली स्टोर करेंगी। बच्चों ध्यान रखना, जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको प्राइमरी स्टोरेज यानी रैम बताया था, रैम जो है वो परमानेंटली स्टोर नहीं करता, जबकि सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी? सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क वगैरह, ये आपके डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज इज दैट प्राइमरी स्टोरेज अलाउ एक्सेस टू डाटा at a much higher speed and work directly with the processor. The secondary storage devices do not take part in the internal working of the computer. बेटा इन दोनों में जो मेन डिफरेंस ये है, जो प्राइमरी मेमोरी है उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और वो डायरेक्ट किससे कनेक्ट होता है? प्रोसेसर से कनेक्ट होता है। जबकि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है वो कंप्यूटर की इंटरनल वर्किंग से कोई भी मतलब नहीं रखता। दे ओनली टेक द आउटपुट फॉर लॉन्ग टर्म यूज़। इसका काम यही है बस केवल, यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का काम बस इतना ही है कि आप इसमें जो भी चीज़ सेव कर दोगे वो आपका आउटपुट काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखेगा। द सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी हम लोग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम लोग बाहर से फिक्स करते हैं। पेन ड्राइव को आप बाहर से ही तो लगाते हो, इसलिए इसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी या फिर एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी का मतलब ये हुआ बाहरी मेमोरी। इसी तरीके से बच्चों सीडी और डीवीडी, जो सीडी हैं या जो डीवीडी हैं आप बाहर से ही तो लगाते हो, लेकिन लगने के बाद ये कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाती हैं। इसी तरीके से हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क भी तो आप बाहर से लगाते हो। तो ये सारी की सारी कौन सी कहलाएंगी? एक्सटर्नल मेमोरी कहलाएंगी। और एक्सटर्नल मेमोरी का दूसरा नाम ही क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैं बहुत जल्दी कंप्यूटर के जो भी कंपोनेंट हैं उनकी सारी की वर्किंग मैं आपको समझा देता हूँ। इस पार्ट में हम लोग कंप्यूटर की वर्किंग समझेंगे और मेरा लेक्चर यहाँ पर इस पार्ट के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, मैं थोड़ा सा जल्दी इसको फिनिश करने की कोशिश करता हूँ। अब वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, लेकिन बच्चों ये जो वर्किंग है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सभी को इसकी वर्किंग आना चाहिए। इट इज़ थॉट द इनपुट यूनिट अ कंप्यूटर रिसीव्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विच गेट्स processed in the central processing unit and then the result or information is shown through output unit। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आपका डाटा जो है वो इनपुट होता है और इनपुट होने के बाद
जब हमारा डाटा इनपुट हुआ, इनपुट होने के बाद ये डाटा हमारा प्रोसेस होगा। प्रोसेस किसके द्वारा होगा? सीपीयू के द्वारा होगा। और क्या होगा? जो रिजल्ट निकलेगा प्रोसेस होने के बाद वो हमारा आउटपुट यूनिट के थ्रू शो होगा। While doing so, the internal storage unit is responsible for holding the input data, intermediate results, output results and programs and makes them available for processing as and when required। और जो मैंने इंटरनल स्टोरेज यूनिट के बारे में बताया, ये एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल है जब जब कंप्यूटर सिस्टम को आपको रिजल्ट को होल्ड करने, आपको इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने या और किसी भी चीज़ों की ज़रूरत को, इन सब को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम लोग इंटरनल स्टोरेज यूनिट का सहारा लेंगे। इन केस डाटा एंड इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन नीड टू बी स्टोर परमानेंटली फॉर फ्यूचर रेफरेंस और इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, द सेकेंडरी ऑक्सिलरी मेमोरी इज यूज्ड। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो इंटरनल स्टोरेज है वो परमानेंटली नहीं है, वो टेम्पररी है। और अगर आपको अपना जो भी रिजल्ट है या जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी इंस्ट्रक्शन है, अगर उनको परमानेंटली स्टोर करना है तो आपको सेकेंडरी स्टोरेज या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे हमने क्या काम करा है, यहाँ पे मेजर कंपोनेंट को यहाँ पे शो करा है आपकी बुक में। सबसे पहला सीपीयू हो गया। तो बच्चों सीपीयू के बारे में मैंने आपको बता दिया। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नोन एज the brain of the computer। CPU basically has two parts, ALU and CU। ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, देखो यहाँ पे दे रखा है। ALU जो है वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट और इंटरनल स्टोरेज यूनिट यानी रैम। इंटरनल स्टोरेज यूनिट यानी रैम, आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट और एक्सिलरी सेकेंडरी मेमोरी। अब बेटा मैं इसको पूरी तरीके से मैं समझा देता हूँ। इस वाले ये जो डायग्राम है इसको मैं बढ़िया तरीके से समझा देता हूँ। बेटा ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा है सीपीयू, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा है सीपीयू। मैंने सीपीयू के बारे में बताया था। सीपीयू के 3 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? एएलयू, दूसरा सीयू और तीसरा इंटरनल स्टोरेज यूनिट। तो सबसे पहले क्या होगा, हम अपने डाटा को इनपुट यूनिट के थ्रू डाटा इनपुट कराएंगे। जब डाटा इनपुट होकर जाएगा तो कहाँ जाएगा? सीपीयू में जाएगा। सीपीयू में डाटा को प्रोसेसिंग कौन करेगा? पूरा सीपीयू प्रोसेसिंग करेगा। कंट्रोलिंग की बात आती है तो कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करेगा। अगर कोई ऑपरेशंस की बात आती है या फिर कैलकुलेशंस की बात आती है तो एएलयू वो काम करेगा। अगर इसी बीच में उसको जो डाटा है या इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोरेज करने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे इंटरनल स्टोरेज वहाँ काम करेगा। अगर उसको परमानेंटली स्टोर करने की ज़रूरत है तो फिर वो कौन करेगा? सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी उसको स्टोर करेगी। इस सारे प्रोसेस के बाद आपका आउटपुट भी यहाँ पर शो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इनकी वर्किंग मैंने बताई है। यहाँ पे जनरल वर्किंग कौन कौन सी है, बस मैं आपका 5 मिनट और लूँगा, लेकिन ये सेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। तो इनपुट डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे कंप्यूटर में एंटर होंगे किसके द्वारा? इनपुट डिवाइस के द्वारा। इनपुट डिवाइस के द्वारा एंटर होने के बाद ये जो डाटा है वो हमारा कन्वर्ट होगा किसमें? बाइनरी फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट होगा? बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। उसके बाद जो सीयू है, सीयू क्या काम करेगी? डाटा को रिसीव करेगी। रिसीव करने के बाद इनपुट डिवाइस से जो डाटा रिसीव हुआ उसको रिसीव करेगी। उसके बाद स्टोर करेगी प्राइमरी मेमोरी में। किसमें स्टोर करेगी? प्राइमरी मेमोरी में। तो बच्चों बताओ प्राइमरी मेमोरी हमारी कौन सी हुई? रैम। फिर क्या काम होगा? कंट्रोल यूनिट देन एनालाइसिस द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। उसके बाद जो कंट्रोल यूनिट होगी वो उसको चेक करेगी, एनालाइज करेगी। उसके बाद फिर प्रोसेसिंग हमारा शुरू हो जाएगा। अगर हमारा कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है या लॉजिकल कंप्यूटेशन है तो वो किसके द्वारा किसको भेज दी जाएगी? एएलयू को भेज दी जाएगी। उसके बाद एएलयू उस काम को परफॉर्म करेगा। ठीक है, अगर एएलयू ने अपनी जॉब को कंप्लीट कर दिया फिर सीयू पिक अप द रिजल्ट, यानी कंट्रोल यूनिट उस रिजल्ट को पिक करेगी यानी उठाएगी। उसके बाद उसको स्टोर करके आपको शो कर देगी। उसके बाद सीयू डिसाइड करेगी विच आउटपुट डिवाइस विल रिसीव द आउटपुट ऑफ प्रोसेसिंग। कौन सी आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमको डाटा को आउटपुट दिखाना है
उसके बाद आउटपुट जो भी हमारी जो आउटपुट वाली डिवाइसेस है उसको आउटपुट कर देगी। आउटपुट डिवाइस जब आउटपुट तक वो डाटा पहुंच गया प्रोसेस के बाद, उसके बाद फिर वो भी कन्वर्ट करेगी कौन से फॉर्म में, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी और उसके बाद वो डिस्प्ले कर देगी। उसके बाद ऑन द यूज़र इंस्ट्रक्शन CPU कैन डायरेक्ट द आउटपुट टू अ रिक्वायर्ड स्टोरेज डिवाइसेस विच राइट्स आउटपुट ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अगर आपको स्टोर इसको परमानेंटली करना है तो फिर CPU जो है वो आपको इसमें भी मदद करेगा आपको डाटा परमानेंटली स्टोर करने में। द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर एट ईच स्टेप इज असिस्ट बाय द वेरियस सॉफ्टवेयर कंपोनेंट सच एज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। बेटा ये सब बात की बात है, लेकिन फिर भी मैं जब यहाँ पे आया है तो मैं आपको बता दूँ इन सारे प्रोसेस में आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की भी ज़रूरत होगी। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, यूज़र डाटा करना, ये सारी चीज़ आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा। तो ये आज हमने पूरा का पूरा पढ़ा। अभी एक बार मैं रिव्यू और करा देता हूँ। आज हमने कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम से स्टार्ट करा, तो इसमें हमारे 4 बेसिकली ऑपरेशंस निकल कर आए। कौन कौन से? इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट और स्टोरेज यूनिट। यानी इनपुट यूनिट के थ्रू आप डाटा को इनपुट कराओगे, प्रोसेस यूनिट के थ्रू आप डाटा की प्रोसेसिंग करोगे, आउटपुट यूनिट के थ्रू डाटा को आउटपुट दिखाओगे और स्टोरेज यूनिट के थ्रू आप डाटा को स्टोर करोगे। ये IPO साइकिल हो गई, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट यूनिट में मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस इनपुट यूनिट के द्वारा ही आप कंप्यूटर में अपना डाटा पहुंचा सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेब कैमरा। इसी तरीके से प्रोसेस यूनिट के थ्रू आप कंप्यूटर वाले डाटा को प्रोसेस करोगे। आउटपुट यूनिट के थ्रू प्रोसेस डाटा को आप आउटपुट में शो करोगे। स्टोरेज यूनिट जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर के लिए काम करती है। तो और ये वाला डायग्राम भी मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। तो बच्चों आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। कल हमारा लास्ट पार्ट आएगा और लास्ट पार्ट में हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वीडियो पूरी देखिए और वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट में बताइए कि कौन सी चीज़ आपको समझ में आई, कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई। आप लोग हमें रेस्पॉन्स देते रहें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।